नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के हमारे आज के टॉपिक हिंदी साहित्य के रीति काल में। तो आज दोस्तों हम रीति काल के बारे में देखेंगे, कौन कौन से आचार्य थे, कौन कौन से आचार्यों ने कब से इसका शुरुआत माना, कब से नामकरण जाना। तो दोस्तों पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पे न्यू बैच जून 2021 के नाम से प्लेलिस्ट दी हुई है, उसमें जाएँ। वहाँ पे कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा, टॉपिक वाइज टॉपिक मिलेगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो तो यहाँ पे मेरा नंबर दिया हुआ है और वीडियो में भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर एक चीज़ और, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, रीति काल। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखने वाले हैं रीति काल के बारे में। तो रीति काल का कहना, रीति काल के बारे में अगर कहते हैं तो बहुत सारे विद्वानों ने इसका जो समय काल है वो अलग अलग बताया है। जैसे कि जो अधिकतर विद्वान हैं जिन्होंने इसका जो समय बताया है वो 1650 से 1850 ईस्वी तक का स्वीकार किया है। सबसे पहले इस पे बात करेंगे, रीति काल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है। तो सबसे पहले जो देख लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। भाषा साहित्य के निर्माण में युगीन वातावरण का विशेष योगदान रहा है। प्रत्येक युग का वातावरण राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और कला के मूल्यों द्वारा निर्मित होता है। इसलिए युग के विशेष के साहित्य के अध्ययन के लिए तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो जो रीतिकाल की पृष्ठभूमि के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो उनकी जो विभिन्न परिस्थितियां हैं, उनका जो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में, उनको देखते हैं। तो सबसे पहला है राजनीतिक परिस्थिति। राजनीतिक परिस्थिति हो गई। दूसरा है सामाजिक परिस्थिति, सांस्कृतिक परिस्थिति और साहित्यिक परिस्थिति। तो अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि कौन कौन से आचार्यों ने इसका जो नामकरण है, नामकरण जो है वो किसने क्या कहा। ठीक है, नामकरण से रिलेटेड कि रीतिकाल का नामकरण हुआ, अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग आचार्यों ने अपने हिसाब से उसका नाम दिया। तो मिश्र बंधु ने इसे अलंकृत काल कहा है, मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। ठीक है, भागीरथ मिश्र व रमाशंकर शुक्र रसाल ने कला काल कहा है और जॉर्ज गिरियर्सन व रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल कहा है। ठीक है, तो ये था कि किन किन विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया इसका। फिर एक चीज़ और पूछता है कि रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं। इससे पहले हमने ये देखा कि रीति काल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है। अब देखेंगे कि रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं। तो रीति काव्य धारा व रीति निरूपणता, ये पहली है प्रवृत्ति। श्रृंगारिकता दूसरी प्रवृत्ति। अलंकारिकता तीसरी प्रवृत्ति। और प्रशस्ति मूलक काव्य चौथी। और भक्ति भावना एवं नीतिपरिकता, ये हो गई पांचवी। फिर है बहुज्ञता का प्रदर्शन, ब्रज भाषा का उपयोग, मुक्तक काव्य की प्रधानता, ये हैं रीति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। चलिए देख लेते हैं रीति काल के प्रमुख कवियों में किनका किनका नाम आता है। तो रीति काल के प्रमुख कवियों में कवि बिहारी, मतीराम, घनानंद, भूषण, रसनिधि, बोधा, आलम, ठाकुर आदि का नाम आता है। रहीम और घनानंद के बारे में अगर बात करें तो रहीम का जो पूरा नाम है वो अब्दुर रहीम खान खाना था। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था। रहीम के पिता का नाम बैरम खां था तथा माता का नाम सुल्ताना। रीतिकाल के ऋतुमुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि घनानंद जी का जन्म 1673 ईस्वी में बुलंदशहर के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। वे दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। 1760 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी गई थी। रसलीन और ठाकुर। रसलीन का पूरा नाम सैयद गुलाम नबी था। ये रसलीन उपनाम से कविता लिखते थे, इसलिए इनका नाम रसलीन पड़ा। इनके पिता का नाम सैयद मोहम्मद बाकर था।
रसलीन का जन्म हुआ था 1689 ईस्वी में। माना जाता है इनकी मृत्यु 1750 ईस्वी में हुई थी। ठाकुर, ठाकुर का पूरा नाम है लाला ठाकुर दास। इनका जन्म 1766 ईस्वी में ओरछा में हुआ था और इनके पिता का नाम था गुलाब राय। तो ये जो पढ़ रहे हैं हम, ये ऐसा नहीं है कि हम लोग फालतू पढ़ रहे हैं, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है कि रसलीन का पूरा नाम क्या है, ठाकुर का पूरा नाम क्या है, इनका जन्म कब हुआ, इनके पिता का नाम क्या था, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछता है। फिर है रीतिकाल की विशेषता। रीतिकाल में स्वतंत्र और आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण बहुत कम हुआ है। रीतिकाल की अन्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं: लक्षण ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार चित्रण, वीर और भक्ति काव्य, नीति काव्य, ब्रज भाषा का उत्कर्ष, आलंकारिकता तथा विविध काव्य रूप, जो कि हम लोगों ने अभी प्रवृत्ति के नाम से पढ़ा था, वही है रीतिकाल की विशेषताएं। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा के संबंध में है कि रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा जो थी वो ब्रज भाषा है। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा के विकास में घनानंद, बिहारी, मतीराम, पद्माकर, देव, भिखारी दास का नाम उल्लेखनीय मिलता है। इस पर महत्वपूर्ण तथ्य है कि पद्माकर की जो भाषा है, पद्माकर की भाषा में सब प्रकार की भाषिक शक्तियों पर कवि का अधिकार दिखाई पड़ता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में कहीं तो इनकी भाषा स्निग्ध मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भारी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है, कहीं भाव या रस की धारा बहती है, कहीं अनुप्रासों की झंकार उत्पन्न करती है, कहीं वीर दर्प से क्षुब्ध वाहिनी के समान अकड़ती और कड़कती हुई चलती है, और कहीं प्रशांत सरोवर के समान स्थिर और गंभीर होकर मनुष्य जीवन की विभ्रांति की छाया दिखाती है। ये पद्माकर की भाषा में कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सारांश ये है कि इनकी जो भाषा है वह अनेक रूपता है, इनकी भाषा में अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास जी में भी दिखाई देती है। रीतिकालीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय ग्रंथ। रीतिकालीन कवियों ने परंपरागत छंदों का प्रयोग बहुलता से किया है, जिनमें कवित, सवैया, दोहा इत्यादि थे, किंतु उस युग के कवियों का सर्वाधिक प्रिय जो छंद है वो सवैया रहा है, जिसका प्रयोग इन्होंने श्रृंगार रस के अंतर्गत किया है। यहाँ पे ग्रंथ नहीं होगा, यहाँ पे छंद होगा, ठीक है। प्रिय छंद, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि रीति युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि छंदों का इन लोगों में बहुत बहुलता थी, जिनमें कवित्त, सवैया, दोहा इत्यादि का जो प्रयोग हुआ है वो बहुत हुआ है, लेकिन सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा है? सवैया, ठीक है, जिसका इन्होंने प्रयोग श्रृंगार रस के रूप में किया है, श्रृंगार रस के अंतर्गत। रीतिकालीन का प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीति काव्य परंपरा का प्रवर्तक माना है। चिंतामणि के उपरांत रीति काव्य परंपरा अविच्छिन्न रूप से चली। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य केशवदास को माना है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास को माना है। चिंतामणि ने रीति काव्य को काव्य का स्वभाव माना है। देव ने रीति को काव्य का द्वार माना है। तो ये भी पॉइंट है, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ लेता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली आ रही है, अतः रीतिकाल का आरंभ भी उन्हीं से माना जाना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय अवधि 200 वर्ष मानी है। उनके हिसाब से उसका समय 1700 से लेकर के 1900 विक्रम संवत अर्थात 1643 से लेकर के 1843 ईस्वी माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, डॉक्टर मोहन अवस्थी, डॉक्टर रतन भटनागर, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल तथा डॉक्टर राम खिलावन पांडे आदि रीति काल का आरंभ 1600 ईस्वी से ही मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल 1643 से 1843 ईस्वी को रीति काल कहा है।
तो ये था दोस्तों आज तक का हमने अभी पढ़ा। अभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि रीति काल की काव्य धाराएं क्या हैं, जिसके अंतर्गत हम रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर उनके आचार्य कौन कौन से हैं, कवि और रचनाएं भी पढ़ने वाले हैं। तो अगली वीडियो के साथ इंतज़ार में रहें, हम लेकर आते हैं अगली वीडियो अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।